क्लास 10 कक्षा 10 की एक थ्योरम होगी और उस थ्योरम को हम जा रहे हैं प्रमाणित करने। कैसी थ्योरम होगी, क्या कहेगी थ्योरम में, बात क्या कही गई होगी। ये कहेगा कि ए बी सी दो त्रिभुज दिए गए होंगे, और दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो दो त्रिभुज दिए गए होंगे, दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। और ये कहेगा कि इनके क्षेत्रफलों का जो रेशियो होगा, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनकी जो संगत माध्यिकाएं होती ना, जैसे ए बी और यहाँ पर डी एन आपकी माध्यिका है, तो ये कहेगा कि ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर, मतलब माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल होता है। अर्थात हमें ये चीज़ साबित करने लानी है। तो हल कहाँ से करेंगे बच्चों, देखो बोला था ना क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज ए बी सी है, और डी ई एफ है, ये दोनों त्रिभुज कैसे सिमिलर है, समरूप है। तो ये समरूप बोलेगा ना, तो हम लोग क्या जानेंगे, हम उसका अर्थ निकालेंगे कि समरूप कर दिए तो आप उससे क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, चूँकि दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, सिमिलर है, तो आप इस बात को लिखोगे ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ से ए बी है तो ए बी की करस्पॉन्डिंग डी होगी, तो इसका रेशियो लिखते हैं बी सी अपान ई एफ, ये मैंने लिखा, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन बनेगी, डी एफ। ऐसा हमें गिवन है, ये हमें बात कही गई है, दी गई है। वो तो इतना बोला है कि दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो समरूप का दिया ना, तो समरूप का मतलब कि आप पहली बात ए लिखोगे और दूसरी बात ए भी लिखेंगे कि इनके जो संगत कोण होंगे ए भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का रेशियो आपस में इक्वल होता है, आपस में इक्वल होता है, और इनके संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को लिख लिया हमने। अब आगे चलिए, लाना हमें क्या है, हमें ये चीज़ लानी है। अगर मैं इस ए एम बटे डी एन को इसके इक्वल प्रूफ कर दूँ, ए एम बटे डी एन को अगर इसके इक्वल प्रूफ कर दूँ तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, मिल जाएंगी। तो करेंगे क्या बच्चों, ऐसा लाने के लिए जो ट्राइंगल ए बी एम है और जो ट्राइंगल डी ई एन है, इन दोनों त्रिभुजों को हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो लिखोगे क्या कि ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल डी ई एन में जिन दो त्रिभुजों को सिमिलर प्रूफ करना हो, समरूप प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखते हैं। हमने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें आ रही है। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि ए एम अपान डी एन, ए बी अपान डी, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी अपान ई एफ सी। अब ये प्रश्न उठेगा कि सर ये आप कहाँ से लिख दिए, क्या बोला था कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, और समरूप कह दिया तो मतलब ये सारी बातें वो बोल रहा है आपको। इतना नहीं कहेगा वो समरूप बोलेगा, लेकिन हम लोग जानेंगे कि वो हमको इतनी सारी बात कर रहा है या इतनी बात दी गई है। तो ये जो लिखा गया है कि ए बी अपान डी इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये मैं यहाँ से लिखा हूँ। क्लियर हो गया, मतलब ये क्या, एक प्रकार से हमको गिवन है, ये बात हमें दी गई है, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। ए बी अपान डी इक्वल टू, ए बी सी है ना, आपने क्या बोला था, ए एम मीडियन है, माध्यिका है। तो अगर जब ये माध्यिका बनेगी, मीडियन है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये बी सी का यम कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट है, तो इस बी सी को, ये जो बी सी है बच्चों, इसको आप 2BM लिख सकते हो। और वो कैसे है, देख लो जरा सा। बी सी इक्वल टू, ये जो बी सी कितने खंडों से मिलकर बनी है, 2 खंडों से। एक कौन है, बी एम, और दूसरा कौन है, सी एम। और चूंकि हम जानते हैं या जान रहे हैं कि ए एम क्या मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये जो सी एम होगा और ये जो वी एम होगा, दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो लिख सकते हैं ये जो सी एम है ना, इस सी एम की जगह आप बी एम राइट कर सकते हो। अब ये प्रश्न उठा कि सर आप बी एम ए क्यों लिखें,
क्यों नहीं CM लिखे? अरे भैया हमको तो इस ट्राइंगल में चलना है ना, तो इस ट्राइंगल में चलने के लिए हमें BM की ज़रूरत है, न कि CM की। और उसी प्रकार यहाँ पर इस ट्राइंगल में चलेंगे तो हम EN लिखेंगे, न कि FN लिखेंगे। अभी BM क्या बना? 2BM बन गया। तो उसी बात को मैं कह रहा था कि ये जो BC है ना, इस BC के प्लेस पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2BM अपान, सेम इसी तरीके से जो EF है, EF को क्या लिखा जा सकता है? 2EN। हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? AB अपान D इक्वल टू BM अपान EN के। इतनी बातें आ गई। एक चीज़ और देखा जाए कि ये जो एंगल B है, एंगल B जो है इस एंगल E के इक्वल है। ए कहाँ से आया है? देखो एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो आप इस बात को भी लिखो, एंगल B इक्वल टू एंगल, हाँ, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। ए कहाँ से? ये जो इन्फॉर्मेशन शुरू में दी गई थी ना, इससे मैंने लिखा। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद अगर जरा ध्यान से देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुज दिए गए हों और दोनों ही त्रिभुजों को यदि सिमिलर प्रूफ करना हो, समरूप सिद्ध करना हो, तो हमारे लिए क्या रूल बनाए गए थे? एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 समरूपता प्रतिबंध एक थी, और दूसरा क्या था? साइड एंगल साइड। अब देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कांग्रुएंसी में भुजा कोण भुजा, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के, मतलब ये साइड इसके बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, और इनके बीच वाला जो एंगल होता है ये बराबर होता है। तो ये बात ये नहीं कही गई है, एक कांग्रुएंसी में तो ठीक है, लेकिन समरूपता में जब हम चलते हैं ना, तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये होता है कि दो भुजाओं का अनुपात, जैसे ये AB बटे D, मतलब इसकी जो संगत भुजा है इसका रेशियो, और इसकी जो संगत भुजा ये वाली इनका रेशियो, ये दोनों इक्वल है, रेशियो अनुपात इक्वल होता है। ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती, ये साइड इसके बराबर नहीं होती बच्चों, इसका रेशियो मतलब इसके बटे ई और इसके बटे इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मैंने रेशियो लाया बराबर ना, AB बटे D बराबर है किसके? BM बटे EN के। तो दो भुजाओं का जो रेशियो अनुपात है आपस में इक्वल आ गए, और उसके साथ ही साथ इनके बीच का ही एंगल, देखो इसके और इसके बीच का एंगल जो B है और इन दोनों के बीच के एंगल E के इक्वल है। तो ये जो प्रॉपर्टी लगाकर बोलेंगे कि भुजा कोण भुजा समरूपता प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही त्रिभुज क्या बन जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से? ABM। तो कैसे लिखोगे? ट्राइंगल ABM समरूप होगा किसके? ट्राइंगल DEN के। लेकिन ध्यान देना, नाम कैसे करेक्ट करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं? एंगल A, जरा फीलिंग लाओ अपने अंदर कि अगर आप इसको उठाकर रखोगे तो एग्जैक्ट वो तो ढकेगा नहीं, लेकिन अगर रखा जाए तो ये जो वर्टेक्स है इसी पर आना चाहिए, और ये जो एंगल B है यहाँ पर आना चाहिए, और ये जो M है इस N पर आना चाहिए। एग्जैक्ट आएगा नहीं, लेकिन पोजीशन उसका उसी के साइड होगा। तो एक के हिसाब से देखा जाए तो D लिखेंगे, ये B के प्लेस पर E लिखोगे, और इस M के प्लेस पर N लिख दिए। अब क्या मिला हमें? चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और हम लोग जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज कैसे हो? समरूप हो, सिमिलर हो, तो उनकी संगत भुजाओं का रेशियो अनुपात क्या होता है? आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ? AB बटे DE बराबर ये BM, देखो यहाँ से BM तो यहाँ से EN, और ये बराबर होगा किसके? AM बटे के DN के। इतनी चीज आपको मिली कहाँ से? जब हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या प्रूफ किए? समरूप प्रूफ किए। जब इन दोनों को समरूप प्रूफ किए तो ये चीज हाथ लगी, ये चीज मिली। अब जरा क्वेश्चन पर चला जाए फिर से। बोला था कि दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, समरूप बोला था, तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी, और देखो यहाँ पर AB अपान D, इसमें भी AB अपान D है, तो AB अपान D, और यहाँ पर भी AB अपान D, मतलब ये पूरी चीज इस पूरी चीज के इक्वल है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? आप डायरेक्टली लिख दो
कि ए बी अपान डी जो है आ तो गया है ना, देखो लिखने की फिर से जरूरत नहीं, ए बी अपान डी बराबर बी एम अपान ई एन बराबर ए एम अपान डी एन, ये प्रूफ हो गया। आगे चलो, अब हमें जो चीज़ लानी थी, जो बात बतानी थी कि इनके क्षेत्रफलों का जो रेशियो होगा, इनकी जो माध्यिकाएं होंगी ना, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे ना कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसके क्षेत्रफल के नीचे यदि इसको लिखा जाए तो ये जो रेशियो मिलता है इनकी संगत भुजाओं के, ए बी और ए बी की संगत भुजा कौन होगी, डी, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आप ये भी लिख सकते हो बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर अपान डी एफ स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको। तो मैंने केवल एक लिखा है ए बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, और आगे हमें क्या मिला कि यही जो ए बी अपान डी, देख लो ए बी अपान डी जो है इस मीडियन ए एम और इस मीडियन डी एन के रेशियो के इक्वल है। तो ए बी अपान डी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपान डी एन। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर तो आप स्क्वायर कर देना, डी एन स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर है तो डी एन स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसी पर ए चाहे मीडियन कहेगा तो भी ये साबित हो जाएगा। सेम इसी लॉजिक से, इसी प्रॉपर्टी जैसे मैंने प्रूव किया, इसी के बेस पर वो क्वेश्चन में घुमा देगा कि मीडियन नहीं है बल्कि इसको शीर्ष लंब बोल देगा, ऐसा ये शीर्ष लंब बोल देगा तो भी इसको प्रूव किया जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पर भी लागू होंगी। इसके अलावा कभी कभी ये कह देगा कि ये क्या है, ये कोण समद्विभाजक इसको कह देगा। अगर कोण समद्विभाजक कह दिया तो भी ये बात लागू होगी। अर्थात थ्योरम एक थी लेकिन एक से आप दो चीज़ें और बना सकते हो कि ये मीडियन रहेगा तो भी चलेगा ये, अगर इसको कोण समद्विभाजक बोल देगा तो भी यही चीज़ आएगी, और इसको ये भी अगर कह दे कि ये शीर्ष लंब है तो उस समय भी यही बात आएगी।